नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात में कांग्रेस के बड़े ऐलानों की, ईवीएम और महाराष्ट्र चुनाव पर उठे सवालों की। देखेंगे कि वक्फ कानून का क्यों बढ़ता जा रहा है विरोध, अपने ही नेताओं के बयान से क्यों घबराई बीजेपी। जानेंगे अमेरिकी टैरिफ पर कैसे एनडीए के अंदर ही मोदी सरकार के खिलाफ उठे सवाल, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे ईडी को पड़ी सुप्रीम कोर्ट से फटकार की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को लगाई फटकार। कोर्ट के आदेश का क्यों नहीं हुआ पालन, सरकार से मांगी सफाई। एक देश एक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को दी चुनौती। सपा सांसद बोले सरकार एक चरण का ही चुनाव करा के देख ले, खुद समझ आ जाएगा ये प्रस्ताव लाना है या नहीं। अमेरिका और चीन में तेज हुई टैरिफ वॉर। ट्रंप के 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 84% किया टैरिफ। फार्मा जगत में भी टैरिफ लगाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 380 अंकों की गिरावट के साथ 73,847 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 137 अंकों की गिरावट, 22,399 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात में कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन कई मामलों में खास रहा। पार्टी ने कई सख्त फैसले लिए और साफ कर दिया कि अब सड़क पर उतरने का समय है। मोदी सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ। 8 और 9 अप्रैल को हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने के लिए और बीजेपी को कमजोर करने की रणनीति पर चर्चा की। अधिवेशन के दूसरे दिन राहुल गांधी ने वक्फ का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के समय मोदी की चुप्पी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा दिखाती है कि भारत का विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि गांधीनगर भी कांग्रेस की देन है जो उसके जमाने में बना। फिर भी मोदी कहते हैं कि ये उनके जमाने में हुआ। बता दें कि दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन में देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल मौजूद रहे। इस अधिवेशन की थीम थी न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। पार्टी के मुताबिक अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बता दें कि इससे पहले अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली थी। कांग्रेस में एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। नजरें गुजरात और दिल्ली हर जगह हैं, साथ ही चुनाव आयोग पर भी नजरें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने चुनाव की पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरा। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित धांधली को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा मामला राहुल गांधी ने संसद और मीडिया के सामने उठाया था, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में लाखों मतदाता अचानक बढ़ गए, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। खड़गे ने सख्त लहजे में कहा कि ये कैसा चुनाव आयोग है, ये कैसी डेमोक्रेसी है, सब कुछ फर्जी बनाकर चुनाव जीत गए। ये फ्रॉड है और लोकतंत्र पर सीधी चोट है। वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों पर हम काम कर रहे हैं। चोर एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। खड़गे ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वकालत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम छोड़ बैलेट पेपर की ओर बढ़ गए हैं। कई देश इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम ईवीएम पर निर्भर हैं। ये सब फ्रॉड है। सरकार ने ऐसे तरीके बनाए हैं जिनसे सिर्फ उन्हें फायदा हो रहा है। बताते चले कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए ईवीएम में धांधली के आरोप लगाए थे। ये विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी ने भी सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए ईवीएम को सुरक्षित बताया, लेकिन विपक्ष का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। यह मुद्दा अब कांग्रेस के बड़े मंचों पर भी उठाया जा रहा है। खड़गे ने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में देश के नौजवान इसके खिलाफ खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर देशव्यापी अभियान की तैयारी में जुट गई है।
ईवीएम का मुद्दा शांत नहीं पड़ रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब दुनिया भर के देश ईवीएम को सुरक्षित नहीं मान रहे, तो भारत में हो रहे चुनाव पर कैसे भरोसा हो। ईवीएम का लगातार विरोध हो रहा है, तो वक्फ कानून का भी विरोध हो रहा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को चुनौती दे दी है, तो मुस्लिम संगठन भी आर पार की लड़ाई को तैयार है। मोदी सरकार ने भले ही विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी वक्फ कानून को देश में लागू कर दिया हो, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद से देश भर में इस कानून के खिलाफ विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। AIMPLB के सचिव मौलाना रहमानी ने केंद्र सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमान डरने वाला समुदाय नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारा एतबार अल्लाह पर है। सरकार की धमकियां हमें नहीं रोक सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे, लेकिन अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज 10 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, जो कि 7 जुलाई तक चलेगा। इसी बीच वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो ये कानून पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देंगी, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन वो धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध करने के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच झड़प हो गई और हिंसा के बाद इलाके में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी तीसरे दिन भी इस कानून को लेकर विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी विधायकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में वक्फ कानून ने मोदी सरकार को टेंशन में डाल दिया है। वक्फ कानून पर टकराव तेज हो गया है, तो बीजेपी के अंदर भी कई मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है। अब पार्टी हाईकमान की तरफ से इसे लेकर सख्त निर्देश अपने नेताओं को दिए गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि संविधान, आरक्षण और दलितों के मुद्दों के साथ ही संवेदनशील मामलों में सिर्फ वो ही बोलें जो पार्टी हाईकमान की राय हो। ऐसा कोई भी बयान ना दिया जाए जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। दरअसल लोकसभा चुनावों में ऐसे बयानों के चलते बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी 400 पार का दावा कर रहे थे, तो बीजेपी के नेता ऐलान कर रहे थे कि 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी को घेर लिया था और इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव नतीजों में दिखाई भी दिया। इसके बाद अब बीजेपी हाईकमान ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। हाईकमान ने नेताओं से साफ कहा है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित जैसे मुद्दों पर पार्टी के आधिकारिक लाइन से हटकर कोई बयान ना दें। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया था। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर संविधान और दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया था, जिसके चलते बीजेपी गहरे संकट में फंस गई थी। पार्टी अब इस तरह की गलतियों से सबक लेते हुए अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर बोलते वक्त सावधानी बरतने और पार्टी लाइन का पालन करने की हिदायत दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी विवादास्पद स्थिति से बचा जा सके। अब पार्टी के नेता इस पर कितना अमल करते हैं, ये देखना होगा। बीजेपी डरी हुई दिख रही है, इसलिए पार्टी नेताओं के बोलने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल शांत नहीं दिख रहे। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को बेहद सख्त लहजे में चिट्ठी लिखी है। तो क्या है नायडू की डिमांड, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी टैरिफ से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर भारत की सियासत भी गरमाई हुई है। मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के बाद अब बीजेपी के सहयोगी भी मोदी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर अब मोदी सरकार को ही घेर लिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका को जवाब नहीं दिया गया तो इसका जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। नायडू ने इसे लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झींगा मछली जैसे उत्पादों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब जलीय किसान गहरे संकट में हैं, तब केंद्र सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भारत अमेरिका के व्यापार और इस टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान का ब्यौरा देते हुए नायडू ने अपने पत्र में लिखा कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत से समुद्री खाद्य निर्यात पर 27% आयात शुल्क लगाया है। अमेरिका इक्वाडोर जैसे निर्यातकों पर केवल 10% का शुल्क लगा रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत को नुकसान पहुंचाता है। भारत इक्वाडोर की तुलना में 20% शुल्क अंतर का सामना कर रहा है। बता दें कि सिर्फ नायडू ही नहीं, बल्कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि टैरिफ से देश के निर्यात पर असर पड़ेगा।
अब इस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। चंद्रबाबू नायडू ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब नहीं देने पर मोदी सरकार को घेरा, तो एनडीए के दूसरे सहयोगी एलजेपीआर ने भी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के एजेंडे के साथ नहीं है। तो क्या कुछ कहा चिराग ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। एनडीए गठबंधन में दरार बढ़ती दिख रही है। पहले से ही जेडीयू और बीजेपी में तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं और अब चिराग पासवान ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए ताकि देश के असल मुद्दों पर बहस हो सके और उन पर ध्यान दिया जा सके। चिराग पासवान के इस बयान ने एनडीए गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति फिलहाल हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा, बीजेपी नेता खुलकर हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। हिंदुत्व को लेकर खुद पीएम मोदी के बयान समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान ने खुद को इससे अलग बताया है। उनके रुख को देखते हुए जब केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि बीजेपी हिंदुत्व पर जो चर्चा करती है उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, इस पर चिराग ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पर चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मुझे कहाँ जाना है, किस मंदिर या चर्च में जाना है, मुझे ये बताने वाला कोई और कौन होता है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जहाँ पर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात न करें, राजनेता और राजनीतिक दल धर्म की चर्चा न करें। जब हम राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। चिराग का यह बयान बीजेपी के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले एनडीए के सहयोगियों का यह मोहभंग बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात ईडी को पड़ी फटकार की। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी बुरी तरह से घिर गई। कोर्ट ने ईडी से सख्त लहजे में सवाल कर दिया कि आप अपने अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन दूसरों के जो मूलभूत अधिकार हैं, क्या उसकी भी चिंता करते हैं? कोर्ट के सख्त रुख को देख ईडी ने अपने पैर वापस खींच लिए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले एक बड़ा घोटाला सामने आया था। 2015 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह राज्य के सीएम थे, उस समय नागरिक आपूर्ति निगम में चावल खरीद और उसके वितरण में धांधली की खबरें आई। मामले में जल्दी ही ईडी की एंट्री हो गई और अब ईडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जांच को प्रभावित कर रहा है। बीजेपी शासित राज्य में गवाहों को धमकाया जा रहा है और ईडी पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ईडी की मांग है कि इस केस को नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा इस मामले में नए सिरे से ट्रायल भी चलाया जाए। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से करीबी संबंध है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूपेश बघेल इस समय सिर्फ छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। कांग्रेस राज्य में विपक्ष में है। ऐसे में ईडी की ये दलील कि उस पर सियासी दबाव है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाई और कोर्ट ने इसे लेकर ईडी को ही जमकर फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी के पास मूल अधिकार हैं, तो फिर ऐसे ही राइट्स आम जनता के भी हैं। आर्टिकल 32 के तहत तभी अर्जी दाखिल हो सकती है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। यह हैरानी की बात है कि ईडी जैसी एजेंसी ने सरकार की एजेंसियों के खिलाफ ही अर्जी दाखिल की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार ईडी की अर्जी राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए ईडी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया, क्योंकि ईडी की कोशिश आरोपी को सिर्फ परेशान करने की दिखाई दे रही थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।